Hello friends, welcome to Gurufai. In this lecture, we will discuss young double slit experiment based on the interference. So इसमें दो स्लिट होती है हमारे पास एक कार्डबोर्ड में. सपोज एक स्लिट ये है और एक स्लिट ये है. स्लिट S1 एंड दिस इज स्लिट S2. ये एक्सिस है. सपोज इन दोनों स्लिट को जोड़ने वाली लाइन के मिड पॉइंट से पास करने वाली लाइन है ये. और यहाँ पर इसके सामने हम एक स्क्रीन रखते हैं पैरेलल टू द लाइन joining the two slits. This is the screen. और यहाँ पर एक सोर्स लेते हैं S. तो जब ये सोर्स लाइट एमिट करेगा तो इसका मतलब जो वेव फ्रंट है वो डाइवर्ज होगा. यहाँ से ऐसे वेव फ्रंट डाइवर्ज हो रहा होगा इस तरह से. तो जब ये वेव फ्रंट S1 और S2 जो ये स्लिट्स है इन पर पहुंचेगा तो इस वेव फ्रंट का ये पॉइंट भी सोर्स की तरह काम करेगा. इससे सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेगी और ये पॉइंट भी सोर्स की तरह काम करेगा. तो यहाँ से भी सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेगी. अब जो यहाँ से और यहाँ से वेवलेट्स निकलेगी उन दोनों वेव्स के बीच में सुपरपोजिशन होगा. और यहाँ पर जो ये स्क्रीन है इस पर इंटरफेरेंस पैटर्न मतलब मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी वाली फ्रिंजेस दिखाई देगी. तो एक सोर्स से हमने दो सोर्स बनाए और किसकी हेल्प से? बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट. वेव फ्रंट का एक हिस्सा यहाँ पर और एक हिस्सा यहाँ पर. मतलब वेव फ्रंट का एक पॉइंट ये सोर्स की तरह काम करेगा और एक ये. सपोज जो ये स्क्रीन है ये स्लिट से कितने सेपरेशन पर है? कैपिटल D. और जो S1 और S2 है इनके बीच का जो गैप है दैट इज D. सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स. जो ये स्क्रीन और स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस है कैपिटल D दैट शुड बी वेरी 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 ग्रेटर देन स्मॉल d. इसका रीजन बाद में पता चलेगा कि ये ग्रेटर क्यों ले रहे हैं हम. ठीक है. टू ऑब्जर्व द इंटरफेरेंस पैटर्न बाद में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों लिया. अब हमें ये देखना है कहाँ पर मैक्सिमम और कहाँ पर मिनिमम. उसके लिए हमें कंडीशंस तो पता है. जहाँ पर डेल्टा एक्स लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा इस तरह से है वहाँ पर मैक्सिमा. और जहाँ पर जो पार्ट डिफरेंस है वो लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2 इस तरह से है वहाँ पर मिनिमा. तो सपोज एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर P. सपोज जो स्क्रीन का सेंटर है O उससे इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस है दैट इज Y. अब इस पॉइंट P पर S1 से भी वेव चलेगी और S2 से भी वेव चलेगी. S1 और S2 दोनों से. सो सपोज जो वेव S1 से चल रही है वो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी S1P. और जो S2 से चल रही है वो S2P डिस्टेंस ट्रेवल करेगी. ये S1P और ये S2P. अब इन दोनों के बीच में हमें पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है. और पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हमने इससे इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. ये परपेंडिकुलर. सपोज ये एंगल हम कंसिडर कर लेते हैं थीटा. थीटा तो यहाँ से भी नियरली क्योंकि ये डिस्टेंस वेरी वेरी ग्रेटर है इन कंपैरिजन टू स्मॉल d. तो इस एंगल को भी हम मान सकते हैं. जो ये लाइन बना रही है इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं थीटा. अब जब ये थीटा है सो ये 90 माइनस थीटा तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा. इन दोनों के बीच का सेपरेशन d. सो ये पॉइंट m. तो S2m इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव coming from S1 and S2. So path difference between the waves coming from S1 and S2 is delta x that is S2P minus S1P and that is equal to S2M. यहाँ से आगे दोनों की लेंथ लगभग सेम है तो डिफरेंस केवल कितना हुआ ये S2M and that is given by D. ये परपेंडिकुलर है ये हाइपोटेन्यूज S1 S2 तो ये डिस्टेंस हो जाएगी D sin थीटा. अब हम यहाँ पर लगाएंगे अप्रोक्सीमेशन ये वाला. तो जब साइन थीटा टेन थीटा के बराबर हो जाएगा क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल है सो हम इस वाले ट्रायंगल में टेन थीटा निकाल के इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे. सो सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल बिकॉज d is very very greater than d. So sin theta will be nearly equal to tan theta
और tan थीटा क्या है इस वाले ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल जो ये बन रहा है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस y अपॉन कैपिटल D। सो डेल्टा x विल बी इक्वल टू वाई डी अपॉन डी, ये आ जाता है पाथ डिफरेंस। अब इसका यूज करते हैं हम कहाँ पर ब्राइट और कहाँ पर डार्क, बाय यूजिंग द कंडीशंस। कंस्ट्रक्टिव के लिए डेल्टा एक्स एन लेमडा होता है और डिस्ट्रक्टिव के लिए डेल्टा एक्स एन प्लस हाफ इंटू लेमडा। सो फॉर ब्राइट फ्रिंज या कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लेमडा वेयर n equal to 0 1 2 and so on. So y d by d equal to n lambda. So this gives y equal to n d lambda by small d। ये y equal to 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 पुट करेंगे तो d lambda by d, 2 पुट करेंगे तो 2d lambda अपॉन d, फिर 3d lambda by d। इस तरह से हमें ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशंस पता चल जाएगी। यहाँ पर प्लस माइनस लगा सकते हैं हम, स्क्रीन जैसे ऊपर है ऐसे ही नीचे भी है, जैसे ब्राइट फ्रिंज ऊपर मिलेगी ऐसे ही स्क्रीन पर नीचे मिलेगी। सो प्लस के लिए y पॉजिटिव मतलब ऊपर वाली स्क्रीन ले रहे हैं, और माइनस के लिए स्क्रीन का नीचे वाला हिस्सा। सो जो ये 0 है इसके लिए यहाँ पर जो फ्रिंज बनेगी O पॉइंट पर वो होगी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। d लैम्डा बाई डी के लिए जैसे जैसे यहाँ डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, y की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो फ्रिंजेस मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। सो d लैम्डा बाई डी के लिए फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, 2d लैम्डा बाई डी के लिए सेकंड ब्राइट फ्रिंज। इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड ऊपर की तरफ को, ऐसे ही फर्स्ट सेकंड थर्ड नीचे की तरफ को फ्रिंजेस मिलनी स्टार्ट हो जाती है ब्राइट फ्रिंजेस। अब अगर डार्क फ्रिंज देखें, फोर डार्क फ्रिंजेस, फोर डार्क फ्रिंजेस, दैट मीन्स destructive interference। destructive interference के लिए डेल्टा एक्स किसके इक्वल, n प्लस हाफ इंटू लेमडा। तो वही वाई डी अपॉन कैपिटल डी इक्वल टू n प्लस हाफ इंटू लेमडा। सो वाई इक्वल टू n प्लस हाफ डी लेमडा बाई डी। सो n की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो ये हाफ डी लेमडा बाई डी, 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस हाफ 3/2 डी लेमडा बाई डी, फिर 5/2 डी लेमडा बाई डी। प्लस माइनस वही स्क्रीन के अपर और लोअर पार्ट के लिए, और ये डॉट डॉट करके ऐसे हमें फ्रिंजेस मिल जाती है। सो दिस इज फर्स्ट डार्क फ्रिंज, सेकंड डार्क फ्रिंज, और ये है थर्ड डार्क फ्रिंज। और जो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज थी वो थी डी लेमडा बाई डी, सेकंड ब्राइट फ्रिंज थी 2d लेमडा बाई डी। तो आप देख सकते हो दो ब्राइट के बीच में एक डार्क और दो डार्क के बीच में एक ब्राइट फ्रिंज बन रही है। इसको स्क्रीन पर ऐसे ड्रॉ करें विद इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये सपोज O है, यहाँ पर डेल्टा एक्स कितना है 0। यहाँ पर सपोज फर्स्ट डार्क फ्रिंज बन रही है, उसके लिए d लेमडा बाई 2d है y की वैल्यू, फिर फर्स्ट ब्राइट सेकंड डार्क सेकंड ब्राइट, ऐसे इधर फर्स्ट डार्क फर्स्ट ब्राइट सेकंड डार्क सेकंड ब्राइट। सो जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होगा वो ऐसे, यहाँ पर डार्क है तो यहाँ 0 और यहाँ पर मैक्सिमम, इस तरह से। फिर यहाँ पर फिर ब्राइट, ये तो डार्क है, फिर ब्राइट और फिर डार्क, इस तरह से बनती चली जाएगी फ्रिंजेस। ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ये फर्स्ट डार्क फ्रिंज, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेकंड डार्क फ्रिंज, फर्स्ट डार्क फ्रिंज, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेकंड डार्क फ्रिंज। अब दो लगातार डार्क या दो लगातार ब्राइट के बीच का जो गैप होता है दैट इज कॉल्ड एज फ्रिंज विड्थ। दो लगातार डार्क ले लो या दो लगातार ब्राइट ले लो, जैसे ये डार्क डार्क है फर्स्ट डार्क, तो इन दोनों के बीच का जो गैप होता है दैट इज कॉल्ड एज फ्रिंज विड्थ। जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट डार्क है और ये सेकंड डार्क,
इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी दोनों के बीच की, डी लैम्डा बाई डी। ब्राइट के बीच में भी आप देखोगे तो भी उतनी, डार्क के बीच में देखोगे तो भी उतनी, दैट इज कॉल्ड एज फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ, सपोज इसको हम इससे डिनोट कर देते हैं, बीटा से। सो दिस इज डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस। सो बीटा इज इक्वल टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो या इसमें से इसको, वैल्यू कितनी आएगी, डी लैम्डा अपॉन डी। सो यह है फ्रिंज विड्थ। अब इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो फ्रिंज विड्थ है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिंज विड्थ, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिंज विड्थ। अब फॉर्मूला से ही पता चल रहा है, जो ये फॉर्मूला है इसी से पता चल रहा है, एक तो कैपिटल डी, एक स्मॉल डी और एक लैम्डा, ये तीन फैक्टर है। तो फर्स्ट वन, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, दैट इज कैपिटल डी, एंड फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी। तो अगर स्क्रीन को स्लिट से दूर कर देंगे, मतलब कैपिटल डी इंक्रीज कर देंगे, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, सो फ्रिंज विड्थ इंक्रीज हो जाती है। सो पहला फैक्टर ये है। सेकेंड फैक्टर इज डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, दैट इज डी। बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी। तो जो स्लिट्स है उनके बीच का गैप या उनके बीच की डिस्टेंस अगर इंक्रीज करेंगे तो फ्रिंज विड्थ है वो डिक्रीज हो जाती है, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर कम करेंगे तो फ्रिंज विड्थ इंक्रीज हो जाती है। इस तरह से है। तो इसीलिए जो हम डी लेते हैं वो लेते हैं वेरी वेरी ग्रेटर देन डी, बिकॉज जो बीटा है वो डी लैम्डा बाई डी, और ये लैम्डा किस में होता है, एंगस्ट्रोम में। तो फ्रिंज विड्थ बहुत कम हो जाएगी, 10⁻⁻7 में आएगी। जो वेवलेंथ है वो 4000 से 8000 के बीच में कुछ ऐसे होती है। तो जो ऑर्डर होगा फ्रिंज विड्थ का 10⁻⁻7 मीटर, तो उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, इतनी कम विड्थ होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल डी बहुत ज़्यादा और स्मॉल डी बहुत कम, उससे फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी। तो स्मॉल डी मतलब स्लिट्स के बीच का गैप, उसको हमें कम करना पड़ेगा तो बढ़ जाएगी, और कैपिटल डी मतलब स्क्रीन को हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूर रखना पड़ेगा तो भी बढ़ जाएगी। नाउ थर्ड पॉइंट, वेवलेंथ लैम्डा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। सो इसमें हम 3 पॉइंट लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अगर वेवलेंथ इंक्रीज करेंगे तो फ्रिंज विड्थ इंक्रीज होगी। जैसे अगर पहले हमने वायलेट कलर यूज कर रखा है और उसको रिप्लेस कर देते हैं हम रेड कलर से, रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू वायलेट कलर, तो फ्रिंज विड्थ इंक्रीज हो जाती है। सो विद इंक्रीज इन वेवलेंथ fringe width increases. For example, if red color is used in place of violet color, जैसे विबग्योर, इसमें अगर वायलेट से रेड की तरफ को जाते हैं तो लैम्डा इंक्रीज होती है। तो वायलेट के लिए लैम्डा कम, रेड के लिए लैम्डा ज़्यादा। सो बीटा वी लेस देन बीटा आर, तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी, इंक्रीज, अगर रेड कलर यूज करें इन प्लेस ऑफ वायलेट कलर। नाउ सेकंड पार्ट, अगर ये पूरा एक्सपेरिमेंट यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किसी मीडियम में करें, जैसे वाटर के अंदर ले जाएं पूरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप को और फिर चेक करें वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, तो वो देख लेते हैं। जब लाइट रे एयर से किसी मीडियम में एंटर करती है, जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है, और वेलोसिटी बदलने की वजह से वेवलेंथ बदल जाती है। जो लाइट की वेलोसिटी है सी, वैक्यूम में सी, दैट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ।
ये है एयर के लिए या वैक्यूम के लिए। लेकिन अगर किसी मीडियम में चेक करें, मीडियम में वेलोसिटी v, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, सपोज वेवलेंथ लैम्डा m। तो यहाँ से वी कैन चेक c बाई वी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा m। c बाई वी होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं मीडियम का क्या इफेक्ट पड़ता है। सो वेवलेंथ comes out to be lambda upon mu, that is less than lambda, क्योंकि म्यू की वैल्यू हमेशा एक से बड़ी होती है। सो फ्रिंज विड्थ मीडियम के अंदर d लैम्डा m अपॉन d, मीडियम में लेंगे जो वेवलेंथ ले रहे हैं, तो लैम्डा m किसके इक्वल, लैम्डा बाई म्यू। सो d लैम्डा अपॉन स्मॉल d इंटू म्यू, ये क्या है, फ्रिंज विड्थ इन एयर। सो बीटा अपॉन म्यू दैट इज लेस देन बीटा। सो अगर एक्सपेरिमेंटल सेटअप को हम पानी के अंदर ले जाए किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आने की वजह से, क्योंकि एक से बड़ा होता है, सो फ्रिंज विड्थ डिक्रीज हो जाती है। सो फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस। नाउ थर्ड पॉइंट सी, अगर मैं मोनोक्रोमेटिक लाइट की बजाय व्हाइट लाइट यूज करता हूँ विबग्योर, तो इसका मतलब यह है कि जो वायलेट कलर है, ऑरेंज कलर है, रेड कलर है, इंडिगो कलर है, सभी कलर्स अपना फ्रिंज पैटर्न बनाएंगे। तो सेंटर पर तो सबके बीच में, क्योंकि पार्ट डिफरेंस जीरो रहेगा, क्योंकि सब लाइट वेव सिमेट्रिकली डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है उस पर सभी की सभी जो लाइट रेज आ रही है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो कर रही है, मतलब ब्राइट फ्रिंज बना रही है सभी कलर्स के लिए जो भी बन रही है। तो सारे कलर कंस्ट्रक्टिवली मीट कर रहे हैं। इसका मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज वाइट होगी, लेकिन उसके ऊपर और नीचे वाली जो फ्रिंजेस बनेगी अलग अलग कलर के लिए अलग अलग पोजिशंस पर बनेगी। जैसे फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है तो किसी कलर के लिए कहीं, किसी कलर के लिए कहीं और बनेगी, क्योंकि जो पोजिशन है वाई, जैसे ब्राइट फ्रिंज के लिए ले रहे हैं हम किसके बराबर है, एन डी लैम्डा अपॉन डी। तो अलग अलग वेवलेंथ के लिए फर्स्ट ब्राइट या सेकंड ब्राइट या nth ब्राइट के लिए पोजीशन अलग अलग होगी। तो ऊपर और नीचे सेंटर के दोनों तरफ जो फ्रिंजेस होगी वो कलर्ड बनेगी, अलग अलग कलर के लिए अलग अलग जगह पर बनेगी। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होगी वाइट और उसके दोनों तरफ कलर्ड फ्रिंजेस, और थोड़े डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद सब मिसमैच हो जाएगा, मतलब ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो पता नहीं चलेगा फ्रिंज पैटर्न का। सो इफ white light is used in place of मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनो मतलब वन और क्रोम मतलब कलर, मतलब एक ही कलर या एक वेवलेंथ आप कह सकते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट, देन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज will be white because all the colors meet कंस्ट्रक्टिवली। कंस्ट्रक्टिवली क्यों, क्योंकि डेल्टा एक्स कितना है सभी के लिए जीरो, बट ऑन आइदर साइड ऑफ इट colored fringes are formed and overlaps with each other. So these are the factors on which the fringe width beta depends. Now we will see the conditions for interference. Conditions for observing interference. अब इन कंडीशंस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक तो वो जो एसेंशियल है जिनके बिना हम ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते, और एक कंडीशंस वो जिनके बिना हम ऑब्जर्व तो कर सकते हैं लेकिन कंट्रास्ट या हम उतनी आसानी से ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, या कंट्रास्ट उतना अच्छा नहीं होगा ब्राइट और डार्क के बीच में। सो एक तो एसेंशियल कंडीशंस और एक एडिशनल कंडीशंस, इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एसेंशियल कंडीशंस
एंड एडिशनल कंडीशंस। एसेंशियल कंडीशंस में जैसे फर्स्ट वन इज द टू सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट। अगर दो सोर्स कोहेरेंट नहीं है तो स्क्रीन पर हर जगह इंटेंसिटी सेम हो जाएगी, दैट मीन्स यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया है, अगर पहली वेव की इंटेंसिटी I1 दूसरी की I2 तो स्क्रीन पर हर जगह इंटेंसिटी I1 प्लस I2। तो हम बता नहीं सकते कहाँ पर मैक्सिमम बन रहा है कहाँ पर मिनिमम, क्योंकि हर जगह तो इंटेंसिटी सेम ही हो गई। सो द टू सोर्सेज मस्ट बी, मस्ट लिया है इसलिए एसेंशियल कंडीशन है, द टू सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट। दूसरा, दो सोर्स शुरुआत में तो कोहेरेंट है लेकिन उनसे जो निकलने वाली वेव्स हैं उनके बीच में पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस कांस्टेंट तभी हो सकता है जब उन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो। तो फ्रीक्वेंसी सेम भी होनी चाहिए, अदरवाइज फिर से वही यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन हो जाएगा स्क्रीन पर। तो द वेव्स एमिनेटिंग फ्रॉम द टू सोर्सेज मस्ट बी ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। तीसरा, जो दो वेव्स है वो सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन में होनी चाहिए। स्टेट ऑफ पोलराइजेशन का मतलब जो ऑसिलेशन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स है उनके ऑसिलेशन किस प्लेन में है। द टू वेव्स मस्ट बी इन द सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन को हम बाद में डिस्कस करेंगे कंप्लीटली, व्हाट इज द पोलराइजेशन मीन्स। अब एडिशनल कंडीशंस। अब ये कंडीशंस अगर है तो कंट्रास्ट अच्छा है, मतलब ब्राइट और डार्क के बीच में, लेकिन एसेंशियल नहीं, मतलब ये हो या ना हो इंटरफ्रेंस है उसको ऑब्जर्व तो कर सकते हैं लेकिन उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट वन, जो एम्पलीट्यूड्स है दोनों वेव्स के अगर वो बराबर है तो कंट्रास्ट अच्छा होगा, क्योंकि अगर बराबर है तो जो डार्क फ्रिंज है उसके लिए जो इंटेंसिटी होगी वो जीरो हो जाएगी, मतलब कंप्लीटली डार्क मिलेगा स्पॉट। तो आसानी से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ब्राइट और डार्क के बीच में, क्योंकि डार्क तो बिल्कुल डार्क है मतलब अंधेरा है, बिल्कुल इंटेंसिटी जीरो, नो लाइट। सो फर्स्ट वन इज द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द टू वेव्स आर इक्वल। नियरली इक्वल है तो भी चल जाएगा काम, लेकिन अगर एग्जैक्टली इक्वल है तो बेस्ट कंट्रास्ट मिलता है। दूसरा, जो कैपिटल डी है दैट शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल डी। कैपिटल डी वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल डी, हमने देखा भी है। अगर कैपिटल डी ग्रेटर है तो जो फ्रिंज विड्थ होती है वो ज़्यादा हो जाती है। फ्रिंज विड्थ ज़्यादा होगी तो उसकी विड्थ जो है उसको हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तीसरा, जो स्लिट की विड्थ है, स्लिट की जो चौड़ाई है, स्लिट का मतलब एक होल, जो उसकी विड्थ है वो बहुत कम होनी चाहिए, अदरवाइज उस स्लिट के हर एक पॉइंट से निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स के बीच में भी इंटरफेरेंस हो जाएगा, मतलब डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सो जो स्लिट की विड्थ है वो बहुत छोटी होनी चाहिए। द विड्थ ऑफ स्लिट्स शुड बी वेरी स्मॉल, या फिर नैरो कह सकते हैं हम कि जो स्लिट है दैट शुड बी वेरी नैरो। फोर्थ, जो सोर्स हम ले रहे हैं उससे निकलने वाली वेव्स एक ही वेवलेंथ की होनी चाहिए, मतलब मोनोक्रोमेटिक। अगर वो मोनोक्रोमेटिक नहीं है, जैसे व्हाइट लाइट लेते हैं ये हमने देखा, तो जो फ्रिंज पैटर्न बन रहा है वो कलर्ड बनेगा और फिर मिसमैच हो जाएगा और ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन मिलेगा। तो उतना बेटर हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे इंटरफ्रेंस को जैसे हम मोनोक्रोमेटिक में करते हैं। सोर्सेज शुड बी मोनोक्रोमेटिक, अदरवाइज ये हो जाएगा कलर्ड फ्रिंजेस बनेगी। नाउ वी विल सी द इफेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन द पाथ ऑफ लाइट वेव्स। जो फ्रिंजेस बन रही है उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर देते हैं लाइट वेव्स के पाथ में। सो इफेक्ट ऑफ
अब इसके लिए पहले एक छोटी सी टर्म डिस्कस करनी पड़ेगी हमें, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल पाथ लेंथ। तो पहले वो देख लेते ऑप्टिकल पाथ लेंथ होता क्या है। ऑप्टिकल पाथ लेंथ, सपोज एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है हमारे पास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, सपोज म्यू। अब लाइट एयर में तो ट्रेवल करती है सी की स्पीड से, लेकिन मीडियम में वेलोसिटी उसकी कम हो जाती है, मीडियम में स्पीड कितनी हो जाती है वी। तो सपोज इस स्लैब की थिकनेस है टी, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ये सेम टाइम में मीडियम के अंदर, क्योंकि वेलोसिटी कम है तो डिस्टेंस कम होगी, लेकिन अगर उसी टाइम में एयर में ट्रेवल कराए तो डिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो जब हम ये स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे तो जो स्लैब के अंदर ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो कम ट्रेवल कर रही है इन द सेम टाइम, तो हमें इस चीज़ को बैलेंस करना पड़ेगा। तो जो स्लैब के अंदर ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है उस डिस्टेंस को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर ये एयर में ट्रेवल करे तो डिस्टेंस कितनी आएगी। सो ऑप्टिकल पाथ लेंथ उसी को बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन एयर इन द सेम टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच इट इज ट्रेवलिंग इन द मीडियम। सो ऑप्टिकल पाथ लेंथ है क्या, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन एयर और वैक्यूम इन द सेम टाइम ड्यूरिंग विच इट इज ट्रेवलिंग इन मीडियम। तो सपोज इसको यहाँ से यहाँ तक टी टाइम लग रहा है, सो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कितनी टी अपॉन टाइम टी लिख लेते हैं क्योंकि हमने स्लैब की थिकनेस टी मान ली। अब अगर एयर में ले, एयर के लिए स्पीड सी टी डैश और टाइम उतना ही है, तो यहाँ से इन दोनों को अगर डिवाइड कर दे तो सी अपॉन वी इक्वल टू टी डैश अपॉन टी, और सी अपॉन वी है म्यू, सो टी डैश इज इक्वल टू म्यू इंटू टी। दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल पाथ लेंथ। तो अगर सेम टाइम में ट्रेवल कर रही है ये इस स्लैब के अंदर तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रही है टी, अगर उतने ही टाइम में एयर में ट्रेवल करो क्योंकि एयर में स्पीड है ज़्यादा तो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करेगी, दैट इज इक्वल टू म्यू टाइम्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन मीडियम। दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल पाथ लेंथ। तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें यहाँ पर। सो ये स्लिट सपोज S1 और S2, ये स्क्रीन, ये S1 स्लिट और ये S2 स्लिट। अब यहाँ से एक पॉइंट P ले रहे हैं, सपोज ये पॉइंट है P, ये डिस्टेंस कितनी थी इस पॉइंट P पर सेंटर ऑफ स्क्रीन से y। अब यहाँ से भी लाइट रे चल रही थी और यहाँ से भी, इन दोनों लाइट रेज के बीच में हमने, लाइट वेव्स के बीच में हमने पाथ डिफरेंस कैलकुलेट किया था और वो पाथ डिफरेंस कितना था डेल्टा एक्स। अब सपोज हमने यहाँ पर एक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी जिसकी थिकनेस टी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज म्यू। सो पाथ डिफरेंस जो हमने कैलकुलेट किया था डेल्टा एक्स, वो कितना था, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वाई डी बाई डी, ये था। अब स्लैब इंट्रोड्यूस करने से जो ये S1P डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है लाइट वेव यहाँ से चलने वाली, वो कुछ और डिस्टेंस ट्रेवल करेगी क्योंकि इस मीडियम में ये डिस्टेंस टी तो ट्रेवल कर रही है, लेकिन एयर में इस डिस्टेंस के इक्वलेंट डिस्टेंस क्या है, म्यू इंटू टी। सो ये जो डेल्टा एक्स था दैट इज इक्वल टू S2P माइनस S1P। लेकिन अब S1P की लेंथ ये वाली नहीं है, मीडियम की वजह से चेंज हो गई, और वो कितनी है, सो डेल्टा एक्स इक्वल टू S2P माइनस S1P डैश है, और ये S1P डैश किसके इक्वल, S1P डैश, एक तो S1P और इस मीडियम की वजह से चेंज हो गई। अगर ये स्लैब ना होती तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है टी, स्लैब होने की वजह से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ये म्यू टी, मतलब स्लैब की थिकनेस टी कितनी एयर की थिकनेस के बराबर है म्यू टी, तो कितनी एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल की इसने, म्यू माइनस वन इंटू ये एक्स्ट्रा थिकनेस। अगर स्लैब ना होती तो टी डिस्टेंस लेते यहाँ से यहाँ तक, स्लैब है तो कितनी है म्यू टी, तो एक्स्ट्रा कितना चेंज आया, म्यू माइनस वन इंटू टी। तो S2P माइनस S1P तो ये पता है वाई डी बाई डी, तो वाई डी बाई डी माइनस म्यू माइनस वन इंटू टी, तो ये एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आ जाता है। ब्राइट के लिए ले लेते हैं, कोई भी एक केस कर लो आप, फॉर ब्राइट फ्रिंजेस।
वाई डी अपॉन डी माइनस म्यू माइनस वन इंटू टी इक्वल टू एन लैम्डा. So y comes out to be d by d n lambda plus mu minus 1 into t. So this gives n d lambda upon d plus mu minus 1 into d t upon d. ये है. अब यहाँ से आप चेक कर सकते हो, अगर दो लगातार ब्राइट के बीच की डिस्टेंस मेजर करें तो ये तो कांस्टेंट है, इस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं. n+1 में से n घटा दो तो फ्रिंज विड्थ सेम रहती है. देख भी लेते हैं हम. सो ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन क्या आई? y इक्वल टू एन डी लैम्डा अपॉन डी प्लस म्यू माइनस वन डी टी अपॉन डी. ये है पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज. अब हमें फ्रिंज विड्थ अगर निकालनी है, फ्रिंज विड्थ दो लगातार फ्रिंज विड्थ के बीच की डिस्टेंस, सपोज वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन, ये है फ्रिंज विड्थ. सो यहाँ पर n प्लस वन लिखो पहले, n प्लस वन डी लैम्डा बाई डी. यहाँ तो n है नहीं, सो ये एज इट इज डी टी अपॉन डी. फिर nth के लिए n डी लैम्डा बाई डी प्लस म्यू माइनस वन डी टी अपॉन डी. ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी ये पूरी, और n वाली टर्म भी कैंसिल आउट. सो फ्रिंज विड्थ क्या आएगी यहाँ से? डी लैम्डा अपॉन डी. तो सेम, तो फ्रिंज विड्थ रिमेन्स सेम. तो स्लैब इंट्रोड्यूस करने से फ्रिंज विड्थ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. लेकिन जो nth फ्रिंज बन रही थी पहले एन डी लैम्डा बाई डी पर बन रही थी, अब इतनी एक्स्ट्रा डिस्टेंस पर बन रही है. अब फ्रिंज विड्थ तो सेम है, इसका मतलब पूरा फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट हो गया. सो होल ऑफ द फ्रिंज पैटर्न, होल ऑफ द शिफ्ट्स, या इसको लेटरल शिफ्टिंग भी बोल देते हैं, लेटरल शिफ्टिंग. और कितनी है ये लेटरल शिफ्ट? पहले एन डी लैम्डा बाई डी थी, अब डिस्टेंस इसमें ये ऐड हो गई. सो शिफ्ट कितना हुआ फ्रिंज पैटर्न? डी टी अपॉन डी. यह है लेटरल शिफ्ट. आप ये भी देख सकते हैं कि अगर स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी तो कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हो गई. सो नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट्स, नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट, सपोज कितनी है n, तो कितनी विड्थ हो जाएगी? एक फ्रिंज की है बीटा, तो n फ्रिंजेस की n बीटा, तो इसके बराबर होगी. सो n बीटा इक्वल टू म्यू माइनस वन डी टी अपॉन डी. बीटा डी लैम्डा बाई स्मॉल डी म्यू माइनस वन ई डी बाई डी से डी बाई डी कैंसिल. सो n कम्स आउट टू बी म्यू माइनस वन ई अपॉन लैम्डा. इतनी फ्रिंजेस शिफ्ट हो जाती है, मतलब पैटर्न इतनी फ्रिंज आगे या पीछे हो जाएगा. अगर स्लैब ऊपर वाली वेव में इंट्रोड्यूस की तो ऊपर की तरफ को शिफ्ट, नीचे वाली वेव में इंट्रोड्यूस की तो नीचे की तरफ को शिफ्ट हो जाएगा. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द शेप ऑफ फ्रिंजेस. फ्रिंजेस की शेप कैसी होती है? वैसे वाईडीएससी में दो टाइप की फ्रिंज बनती है, एक हाइपरबोलिक और एक सर्कुलर. डिफरेंट केसेस में डिफरेंट. जैसे अगर प्लेन जो है वो S1 S2 के पैरेलल रखेंगे जो स्क्रीन है तो हाइपरबोलिक, और अगर उनके परपेंडिकुलर रखते हैं तो सर्कुलर. तो बस यही चेक करना है हाइपरबोलिक क्यों और सर्कुलर क्यों. ये S1, ये S2, ये सेंट्रल लाइन, ये स्क्रीन, ये स्क्रीन का सेंटर, और हम ओरिजिन इसको मान लेते हैं सपोज. ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस बाहर की तरफ को परपेंडिकुलर. ओके. अब ये डिस्टेंस डी बाई टू है, ये माइनस डी बाई टू. तो इस S1 का जो पोजीशन वेक्टर होगा, जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट डी बाई टू और जेड कोऑर्डिनेट 0. इसके कोऑर्डिनेट 0 माइनस डी बाई टू और 0. और यहाँ पर एक पॉइंट भी है जहाँ पर हमें चेक करना है, मतलब लोकस ऑफ कांस्टेंट पाथ डिफरेंस या कांस्टेंट फेज डिफरेंस, वही क्या है? फ्रिंज. सो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट
एक्स कोऑर्डिनेट तो ये, क्योंकि स्क्रीन की डिस्टेंस यहाँ से डी है तो एक्स कोऑर्डिनेट डी, वाई कोऑर्डिनेट इसकी पोजीशन वाई, कोई भी जनरल पॉइंट इस स्क्रीन पर, और जेड कोऑर्डिनेट सपोज जेड। अब हमें इस पी पॉइंट पर चेक करना है। देखो दो तरीके हैं, एक तो आप ऐसे ही बोल सकते हो कि जो इस स्क्रीन पर फ्रिंज बनेगी वो कैसी होगी, हाइपरबोलिक। लेकिन अगर स्क्रीन ऐसे लेते हैं तो सर्कुलर हो जाती है। तो पहले हम ये वाला केस कर रहे हैं। और सोर्स कैसे ले रहे हैं हम, पॉइंट सोर्स, 4 पॉइंट सोर्सेज, मतलब S1 S2 आर एक्टिंग एज पॉइंट सोर्सेज। इनकी विड्थ बहुत कम है, नैरो स्लिट्स है। 4 पॉइंट सोर्सेज। केस फर्स्ट, व्हाट इज दिस, screen is placed parallel to the line joining S1 एंड S2, इस लाइन के पैरेलल। ऐसे भी हो सकती है स्क्रीन, ऐसे भी, ऐसे पैरेलल है तो ऐसे स्क्रीन होगी पैरेलल है। लेकिन अगर ऐसे कर देंगे तो परपेंडिकुलर वाला केस होगा, दैट वुड बी केस 2। पॉइंट P पर इससे भी वेव जा रही है और इससे भी वेव जा रही है। अब S2P माइनस S1P, यही तो है पाथ डिफरेंस, और ये हमें लेना है कांस्टेंट। अब जो ये इक्वेशन हमने बनाई, S2P माइनस S1P इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, दिस इज द इक्वेशन फॉर हाइपरबोला। डेफिनेशन होती है हाइपरबोला की, क्या होती है, अगर दो पॉइंट जो फिक्स है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस फिक्स है, उन दोनों से किसी पॉइंट जो जिसका हमें लोकस निकालना है, पॉइंट की डिस्टेंस का डिफरेंस कांस्टेंट है। मतलब दोनों पॉइंट से जो इस पॉइंट P की डिस्टेंस है, उन डिस्टेंस का जो डिफरेंस है अगर वो कांस्टेंट हो तो उस पॉइंट के लोकस को हम बोलते हैं हाइपरबोला। सो इफ डिफरेंस between the distances of a point from two fixed points with a constant separation, then locus of the point is hyperbola। ये तो डेफिनेशन से भी आ जाएगा। अब इसको प्रूफ भी कर देते हैं थियोरिटिकली, थोड़ा सा लेंथ ही है बट लेट्स सी। सो हमें S2P माइनस S1P निकालना है। तो S1P किसके इक्वल है, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस d माइनस 0 डी स्क्वायर, y माइनस dy2 का होल स्क्वायर, और z माइनस 0 का होल स्क्वायर, दैट इज z स्क्वायर। ये है S1P। S2P d माइनस 0 डी स्क्वायर, y माइनस माइनस dy2 दैट इज y प्लस dy2 होल स्क्वायर, और फिर z स्क्वायर। जो पार्ट डिफरेंस है डेल्टा एक्स, उसको डेल्टा कंसीडर कर लो या कुछ भी आप ए मान लो, बार बार डेल्टा एक्स लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं S2P इज इक्वल टू S1P प्लस डेल्टा इज पाथ डिफरेंस, डेल्टा ये दोनों का स्क्वायर कर दो, S2P स्क्वायर S1P स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा S1P। इसको इधर ले जाओ, S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा S1P। S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाओ, स्क्वायर रूट तो हट जाएगा इस स्क्वायर से, तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल। तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा क्या, y प्लस डी का होल dy2 का होल स्क्वायर माइनस y माइनस dy2 का होल स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा S1 वाई स्क्वायर, और ये भी वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, डी स्क्वायर बाई 4 डी स्क्वायर बाई 4 कैंसिल आउट, माइनस है तो यहाँ पर वाई डी बचेगा और यहाँ पर भी वाई डी, माइनस का माइनस माइनस प्लस, तो 2 YD इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा S1P। ये बन जाएगी इक्वेशन। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके और लिख लेते हैं, वाई डी अपॉन डेल्टा, 2 डेल्टा से डिवाइड कर दिया इक्वल टू डेल्टा बाई 2 प्लस S1P। इसको इधर ले आएंगे,
वाई डी अपॉन डेल्टा माइनस डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू S1P। S1P क्या है? डी स्क्वायर प्लस वाई माइनस डी बाई 2 होल स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। ये है जी, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो, ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वाई स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डेल्टा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई डी बनेगा ये 2ab डी स्क्वायर प्लस वाई माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो वाई स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डेल्टा स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई डी इक्वल टू डी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ओपन करो, वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई डी प्लस जेड स्क्वायर। इससे ये टर्म कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर एक तरफ, डी स्क्वायर अपॉन डेल्टा स्क्वायर माइनस 1, जेड स्क्वायर भी इधर ले आओ माइनस जेड स्क्वायर। सो डी स्क्वायर, ये डेल्टा स्क्वायर है डेल्टा, तो डी स्क्वायर बाई 4 और ये माइनस डेल्टा स्क्वायर अपॉन 4। ओके, ये कांस्टेंट है। तो इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डेल्टा स्क्वायर माइनस 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन, इसको मैं थोड़ी देर के लिए सी मान लूँ, तो अपॉन सी इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा? वाई स्क्वायर अपॉन सी अपॉन डी स्क्वायर अपॉन डेल्टा स्क्वायर माइनस 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी इक्वल टू 1। अब ये इक्वेशन बन गई, या इसको सी स्क्वायर मान लो, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, जैसे आप लोगों ने 11th-12th में देखा होगा कोऑर्डिनेट में। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हाइपरबोला की इक्वेशन होती है, वैसी है ये। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। नाउ केस 2, when screen is perpendicular to line joining S1 and S2। ये S1 ये S2 और स्क्रीन इधर लेने की बजाय हमें स्क्रीन लेनी है यहाँ पर। सो स्क्रीन इज हियर, ये स्क्रीन यहाँ पर है स्क्रीन, और ये पॉइंट है इस स्क्रीन पर। अब जो ये पॉइंट है, इस स्क्रीन की डिस्टेंस, सपोज ओरिजिन ये है, इससे डिस्टेंस कितनी है? सी। वाई कोऑर्डिनेट तो कांस्टेंट है, सो इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट, एक तो एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स वेरिएबल हो सकता है, वाई कोऑर्डिनेट फिक्स है सी, और जेड कोऑर्डिनेट जेड। सपोज S1 के कोऑर्डिनेट वही सेम टू सेम 0 डी बाई 2 0, इसके 0 माइनस डी बाई 2 और 0। ओके, अब हमें फिर से वही पार्ट डिफरेंस निकालना है, लेकिन इसके लिए फिर से वो थ्योरेटिकली हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर S1 को P से जोड़ दे, S2 को P से जोड़ दे, तो जो उन दोनों गैप होगा, अगर P ऐसे रोटेट करे सर्कुलर पाथ पर, तो गैप जो रहेगा वो सेम रहेगा। मतलब जैसे आप ये लो, सपोज स्क्रीन ये है, इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, केवल डायग्राम बना के, एक S1 एक S2 इस तरह से। तो ये तो सेंट्रल लाइन होगी। अब ये पॉइंट इससे मिला के देखो, ये पॉइंट इससे मिला के देखो, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच का, वो सेम रहेगा। अगर ये पॉइंट सर्कुलर पाथ पर रोटेट करे, तो लोकस कैसा हो जाएगा? सर्कुलर। कैसे रहेगा? तो दोनों की डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी, इस पॉइंट पर लो इस पॉइंट पर लो, सबकी डिस्टेंस क्या रहेगी? इसकी सभी पॉइंट से सेम, इसकी भी सभी पॉइंट से सेम, तो गैप सेम रहेगा, तो जो फ्रिंज बनेगी वो सर्कुलर बन जाएगी। ये थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन जैसे पहले में करा। सो हमें वही फिर से S2P माइनस S1P क्या करना है? डेल्टा। S1P लिखो, S1P, सो x माइनस 0 का स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर, C माइनस डी बाई 2 होल स्क्वायर, S2P एक्स स्क्वायर प्लस C प्लस डी बाई 2 होल स्क्वायर। ओके, अब इसको फिर से थोड़ा सा सोल्व करके देखो। S2P को लिख सकते हैं S1P प्लस डेल्टा
S2P होल स्क्वायर इक्वल टू S1P होल स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा S1P। इसको इधर S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा S1P। ये तो एज इट इज है जैसे पहले वाले में। इन दोनों का डिफरेंस, स्क्वायर का डिफरेंस, इससे ये कैंसिल, इससे कैंसिल, तो इसमें से ये घटाना है। सो C प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर माइनस सी माइनस डी बाई टू होल स्क्वायर। ये तो सारी चीज़ें कांस्टेंट है। डेल्टा स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा S1P, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो सारी चीज़ें कांस्टेंट। तो इसका मतलब S1P क्या कांस्टेंट। सो S1P क्या है, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस डी बाई टू होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। ये भी कांस्टेंट, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। और यही होती है इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो फ्रिंजेस कैसी बनेगी इस केस में, सर्कुलर फ्रिंज। So in this lecture we have discussed यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन कंप्लीट डिटेल। और क्या क्या चीज़ें डिस्कस की है। एक तो फ्रिंज पैटर्न, कहाँ पर मैक्सिमा और कहाँ पर मिनिमा बन रहा है, दो मैक्सिमा या दो मिनिमा के बीच का गैप दैट इज फ्रिंज विड्थ, और फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिंज विड्थ, कैपिटल डी, स्मॉल डी और वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब अगर हम वायलेट की बजाय रेड या रेड की बजाय वायलेट यूज करें, या फिर मोनोक्रोमेटिक की बजाय हम व्हाइट लाइट यूज करें, या फिर पूरे एक्सपेरिमेंट को हम पानी के अंदर किसी और मीडियम के अंदर ले जाए, तो फिर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा फ्रिंज विड्थ पर, ये सब चीज़ें। और फिर कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस, एडिशनल और एसेंशियल, मतलब कोहेरेंट सोर्स एटसेट्रा। फिर हमने देखा कि जो स्लैब है, कोई भी डायलेक्ट्रिक स्लैब, उसको अगर किसी लाइट रे के पाथ में इंट्रोड्यूस कर दे तो फ्रिंज पैटर्न पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, लेटरल शिफ्ट हो जाता है, बट फ्रिंज विड्थ सेम रहती है। Then we discuss the shape of fringes. Now in the next lecture we will discuss about the Fresnel biprism. अब उसका डेरिवेशन बिल्कुल ऐसी है जैसे हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में किया फ्रिंज विड्थ, बस उसमें भी ऐसे दो सोर्स बनते हैं लेकिन वहां पर हम प्रिज्म यूज करते हैं।